जब होगा तो बता दीजिएगा। सामने आ जाइए, चेहरा लॉक कर दो। चेहरा लॉक कर दो, ब्राइटनेस ठीक है। जो ये तीसरा टेस्ट हुआ था AIATS का, तो उसका मैं जो मोशन इन प्लेन का पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i + 4j टू अनदर पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 5i + j। देखो डिस्प्लेसमेंट का के बारे में जो पढ़ा है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या दिया हुआ है 5i + j, और माइनस इनिशियल पोजीशन दिया है 2i + 4j। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3i - 3j, और इसका मॉड निकालोगे, क्योंकि मॉड के टर्म में आंसर दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड आएगा 3√2, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है कि बॉडी लाइंग इनिशियली एट पॉइंट 37, यानी यस नॉट इसने दे रखा है। इनिशियल पोजीशन को आप वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए 3i + 7j, और एक्सेलरेशन दे रखा है यूनिफॉर्म, और ये दिया है 4i कैप, और बोल रहा है कि 3 सेकंड के बाद इसके पोजीशन की कोऑर्डिनेट बताओ, और वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं, रेस्ट में है फिर यानी इनिशियली। तो यस = आप लिख सकते हैं यस नॉट + ut + ½ AT²। अब बस वैल्यूज आप रखो यहाँ पे। तो एस नॉट की वैल्यू 3i + 7j, ये तो 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन 4i, और कितने टाइम पे पूछा है 3 सेकंड पे, यानी 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा 3i + 7j + 18i। तो जो पोजीशन वेक्टर आ गई वो आ गई 21i + 7j का, यानी जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो पहले x लिखते हैं, उसके बाद y, यानी ये कितना हो जाएगा 21,7। तो इसका आंसर तीसरा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वही इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का दे रखा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, और उसकी फाइनल पोजीशन दे रखी है 4 सेकंड पे। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। जो जो डेटा आपको दिया गया पहले वो लिख लिया करिए, और उसके बाद डिसाइड करिए कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो फाइनल पोजीशन दे रखा है, ये दे रखा है 2i + 4j, और इनिशियल पोजीशन दे रखा है 3i - 8j, और इनिशियल स्पीड 0 लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो यानी ½ a, और टाइम दिया 4 सेकंड के बाद ये पोजीशन दिया हुआ है, यानी 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से आप a की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो 8a = हो गया, ये पूरा इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -i कैप + 12j कैप, और आप एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा -i/8 + 12/8 j कैप, -i/8 प्लस, और 4 से कटेगा 3/2 j कैप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया कि एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली, एक टावर है जिसकी हाइट 5 मीटर है, और इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, मान लिया v वेलोसिटी से, और बोल रहा है कि ये बॉडी को यहाँ पे ग्राउंड को जाके 10 मीटर की दूरी पे टच कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा। देखो प्रोजेक्टाइल का बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर फार्मूला जो होता है, आप रेंज का फार्मूला लिखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t है, तो रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे
एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। हाइट 5 है, जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, और रेंज की वैल्यू दिया है 10, वेलोसिटी पूछ रहा है और टाइम कितना 1, यानी वेलोसिटी कितने से फेंकना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका आंसर आपका तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है कि स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल। एक बॉडी को 25 मीटर पर सेकंड से फेंका गया और 2 सेकंड के बाद मान लेते हैं कि ये एक दीवार है जिसकी हाइट 5 मीटर है, उसको ये जस्ट टच करके निकल जाती है। तो पूछ रहा है कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। देखो इसमें तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, किसी भी टाइम पर हाइट का फार्मूला आप लिखते हैं इसमें u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सारा दिया हुआ है, सारा वैल्यू प्लेस करिए इसमें। तो हाइट कितना है ये 5, u दिया है 25, थीटा तो निकालना है और कितनी देर के बाद टच करते हुए जा रहा है 2 सेकंड। g की वैल्यू 10 ले दिया हुआ है, तो ये हम ले लेंगे 5 और t की जगह पे 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 और 5 इधर आ गया तो 25 इज इक्वल टू आ गया 25 साइन थीटा इंटू 2। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, यानी ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर फेंका गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ये बोला गया कि एक टावर है और टावर की हाइट दे रखा है 70 मीटर और बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड से, एंगल क्या है 30 डिग्री, और पूछ रहा है कि कितने सेकंड के बाद ये ग्राउंड पे आएगा। तो ये इस तरह का पाथ बनाता हुआ ग्राउंड पे आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है h बराबर माइनस यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनेगी और आपको सॉल्व करना रहेगा। तो h की वैल्यू 70, u दिया हुआ है 50, एंगल 30 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2, g की वैल्यू 10, तो 5t स्क्वायर। 5 यहाँ से काट सकते हैं कॉमन लेके, तो इधर हो जाएगा 14 और 10/2 तो माइनस 5t प्लस टी स्क्वायर। ये बनेगी क्वाड्रेटिक। t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 बराबर 0। अब इसको हम फैक्टर कर लें या श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर लें। तो माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस वाला तो हटा ही दो यहाँ से, 56 और 25 हो गया 81, उसका √9/2, यानी ये हो गया 7 सेकंड। तो 7 सेकंड के बाद ये बॉल जाके ग्राउंड पे टकराएगी। ठीक, इसका आंसर तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन बी का पहला वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया कि एक बॉल को m मास की बॉल है और v स्पीड से 45 डिग्री एंगल पे फेंका गया। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए चाहिए स्पीड, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहले स्पीड लिखो। तो v cos 45 यानी v/√2 हुआ। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तुम्हें लिखना हो तो क्या लिखोगे, हाफ m और v cos 45 का होल स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो आंसर इसका आ जाएगा mv स्क्वायर बाई 4, यानी तीसरा ऑप्शन। फिर सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन, इफ स्टोन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, बहुत आसान सा सवाल है, टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। तो अगर किसी स्टोन को आप फेंक रहे हैं
और ये टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री तक जाने में यहाँ तक 4 सेकंड लेता है, तो वापस आने में भी 4 सेकंड लेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 8 सेकंड। देखो ये तभी होता है कि जैसे हाईएस्ट पॉइंट पर गया और हाईएस्ट पॉइंट से फिर ग्राउंड पर वापस आया, तो दोनों टाइम बराबर तभी होते हैं जब आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, और अगर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 में मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ बॉल प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20, सिंपल सा फार्मूला है। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आप लिख लीजिए। क्या फार्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू की वैल्यू कितनी है भाई? 20। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और नीचे आप लिखेंगे 2 × 10। तो ये सॉल्व करने पे ये कट गया, ये आ गया आंसर कितना? 10 मीटर, यानी इसका तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें ये बोला कि एक बॉल को u स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो किया, और पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए करना ये होता है कि जिस पॉइंट पे निकाला गया उस पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर कर दो, और हमेशा वो एक्सेलरेशन जो लो जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, जैसे मान लो अब तो हमें मैक्सिमम हाइट पे बताना है, तो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कितनी होगी? u cos थीटा, और एक्सेलरेशन केवल g होगा, और g इसके क्या है? परपेंडिकुलर ही है। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इस पॉइंट पर स्पीड जितनी है उसका स्क्वायर कर दो, तो u स्क्वायर, सॉरी इसमें थीटा विद द वर्टिकल दिया हुआ है, तो ये आपको 90 माइनस थीटा लेना होगा, तो यहाँ पर स्पीड जो होगी वो u साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो u साइन थीटा हो जाएगी, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये g ले लेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है ना। ये एंगल जो दिया था वर्टिकल से दिया था, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो स्पीड तुम u cos थीटा लिखोगे, तो थीटा की जगह क्या लेना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? ठीक, साइन थीटा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैव कांस्टेंट स्पीड, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसमें देखो स्पीड कांस्टेंट भले ही होती है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, और एक्सेलरेशन भी चेंज ही होता है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। केवल एनर्जी जो होगी उसकी हाफ mv², जिसमें हम ये स्पीड लेते हैं v, ये कांस्टेंट है, इसलिए केवल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोला गया कि फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता ही है ना, क्या होता है? r⍵²। फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। दिस विल बी बिकम 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 42 बोला कि बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 80 मीटर विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है, तो एंगल मेड बाय इट्स एक्सेलरेशन विद इट्स वेलोसिटी। देखो बहुत आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल है काफ़ी। इसमें बोला गया कि किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड के रेट से, यानी ये जो डेटा दिया हुआ है ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी भी कुछ ऐसे लैंग्वेज आती है डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ये टेंजेंशियल होता है, और उसी इंस्टेंट पे तुम सेंट्रीपिटल निकालो, तो सेंट्रीपिटल कितना होता है? v²/r। आप बताओ v की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 × 20, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 80, तो ये भी कितना आएगा? 5, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर मान लो कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, v स्पीड से घूम रहा होगा, तो मान लो किसी इंस्टेंट पे यहीं पे मैं ले लेता हूँ, तो टेंजेंशियल इधर है और सेंट्रीपिटल इधर होगा, और चूंकि स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। वेलोसिटी का घटना या बढ़ना सेंट्रीपिटल से मतलब नहीं है, वो केवल डिपेंड किस पे करता है? टेंजेंशियल पे करता है। तो AT और AC दोनों की वैल्यू सेम है, तो वेक्टर का रूल तुमको पता होगा, तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, तो ये रिजल्टेंट जो आएगा वैसे आएगा ये 5√2, और ये एंगल यहाँ से कितना बनाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये रिजल्टेंट दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो जो रिजल्टेंट है वो एक्सेलरेशन के साथ, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। तो इसका आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 में ये दिया हुआ है, ये भी उसी तरह का सवाल है जो अभी पीछे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इसका लिखने का वे चेंज है और थोड़ा सा अलग तरह का कुछ है ये क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 मीटर मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द सर्किल एंड मेजर्ड अलोंग द सर्किल इज गिवन बाई। देखो पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिख के दे दिया था, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और तब पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे t बराबर 2 पे पूछ रहा है। तो पहली चीज़ ये देखो कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या। तो इसके लिए एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, तो कितना आया 6t², यानी वेलोसिटी टाइम के साथ वैरी कर रहा है, यानी ये बन गया आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ। तो dv/dt करके हम क्या निकालेंगे, टेंजेंशियल। तो ये कितना आएगा 12t। तो t बराबर 2 सेकेंड पर टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना है सेंट्रीपिटल का क्या होगा भाई। तो सेंट्रीपिटल का तुम लिखोगे v²/r। तो देखो v की वैल्यू ये है, तो t बराबर 2 पर v निकाल लेते हैं। t बराबर 2 पे v निकालेंगे तो कितना आएगा 24। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 और रेडियस कितना है 12, तो ये कितना आ गया 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रेशियो किसका पूछ रहा है, टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल यानी 24/48, यानी आंसर क्या हो जाएगा भाई 1/2। क्वेश्चन नंबर 44 में ये दिया कि वेक्टर OA where O is origin is given by 2i plus 2j। देखो एक वेक्टर दिया है 2i plus 2j, तो इस वेक्टर का पूरा मॉड कितना हो जाएगा, इस वेक्टर का मॉड हो जाएगा 2√2। तो 2√2 और चूंकि x और y, x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, यानी ये बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा, तो ये ऐसे जाएगा वेक्टर 2√2 और ये एंगल कितना होगा 45। अब बोला गया कि इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। देखो किसी भी वेक्टर को अगर तुम रोटेट करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, हाँ डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा इस वाली लाइन में, लेंथ तो चेंज होगी नहीं, लेंथ यही रहेगा और डायरेक्शन क्या हो गया y एक्सिस में यानी j कैप। तो नया वाला वेक्टर क्या हो गया 2√2 j कैप। क्वेश्चन नंबर 45 में ये दिया कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, अच्छा सवाल है। ये 10 kg का ब्लॉक है, 40 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल पे थ्रो किया और बोल रहा है कि 1 सेकेंड के बाद बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फोर्स। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या मिलता है फोर्स, और इसमें ये मोशन अंडर ग्रेविटी है तो केवल एक ही फोर्स लगेगा mg। तो हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं mg के बराबर, मतलब कितना, मास 10 है, g की वैल्यू 9.8 यानी 98 न्यूटन। 46 दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखो इसमें बोला कि जो रेंज की वैल्यू है वो मैक्सिमम हाइट का 4√3 टाइम्स है। ओके, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है तो रेंज का आप क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना। अगर एंगल हम थीटा हॉरिजॉन्टल से लें ये होता है, और एच कितना u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा कट करते हैं तो u मिलके u² कट गया, g से g कट गया, एक साइन से एक साइन, क्या बचा भाई, फिर इधर बचा 2 cos थीटा इज इक्वल टू ये भी कटेगा 2√3 और इधर बचा साइन थीटा। तो साइन बाई कॉस, ये कॉस उधर चला जाएगा तो tan थीटा, और ये नीचे आएगा 2√3, 2 के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/√3, यानी थीटा की वैल्यू कितने आ गई 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये जो 47 वाला क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि बॉल इज थ्रोन अप विथ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। ये थीटा एंगल पर फेंका गया किसी वेलोसिटी से। काइनेटिक एनर्जी और हाइट का रिलेशन पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी और हाइट का रिलेशन समझने के लिए वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन समझना पड़ेगा।
तो वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन ये होता है, ठीक। ये वाला तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू को तुम 1 मान लो, 1 मान लिया, ये वाली वैल्यू वेरी करेगी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के साथ रिलेशन ऐसा कुछ होता है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 2g भी कांस्टेंट है, छोड़ दो, या ऐसे लिख लो, ये रिलेशन आया। अब बताओ यहाँ पे ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी को कौन से एक्सिस पे दिखाया गया है, y पे, और h को x पे, तो किस तरह का ग्राफ आ गया, -mx + c। तो ये पहला वाला आंसर इसका हो जाएगा।